गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, फॉर योर 11th 12th एंड अदर एग्जाम्स पर्पस। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करने का। मैं आपको इस टॉपिक को काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आए यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आज का है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये थ्योरम किसको बताती है? ये थ्योरम बताती है वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। मतलब ऐसी थ्योरम जो वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन को बताए। कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या बताती है? वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन को बताती है। अब उस रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो उसके स्टेटमेंट में हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं वो देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इसका स्टेटमेंट बोलता है कि द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन कौन से हैं? दिस फोर्स कैन बी अ कंजर्वेटिव। कौन कौन से हैं लिख देता हूं मैं यहां पर। कैन बी अ कंजर्वेटिव, कैन बी अ नॉन कंजर्वेटिव, कैन बी ए इंटरनल, कैन बी ए एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। मतलब जितने भी फोर्स होंगे सभी को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो उन फोर्सेस को लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? वो अपनी जगह को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑल फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग the object is equal to change in kinetic energy। ये समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्या बोला मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट वर्क डन होगा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा? बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आए हैं वही। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आपको वर्क डन पूछा है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। मतलब जहां पर हमें मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी दे रखी है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकाली। जब काइनेटिक एनर्जी निकाली इसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लिया? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया नेट वर्क डन हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली यदि लिखना चाहें तो क्या बोलता है कि जो नेट वर्क डन है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बोलता है। ठीक है, यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, ये बोलता है हमारा स्टेटमेंट, बोलता है जो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है किसी पाथ के अलोंग। सडनली उसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी में चेंजेस किया। ये चेंजेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मीन्स कम भी हो सकता है, पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर उसमें इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे उसने अपनी वेलोसिटी में चेंजेस किए हैं, चेंजेस के रेस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस हुए। तो हम यदि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना चाहें फ्रॉम v टू चेंजेस इन अनदर वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी v थी, जो बाद में उसने चेंजेस की, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज v डैश कर ली उसने, तो यहाँ पर जो v वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बनेगी, देन उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की v डैश के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, उन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वही हमें क्या बताएगा? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया नेट वर्क डन बताएगा। समझे बात? तो ऐसा और भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर
जैसे कि साइकिल ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, बाइसिकल ले लेते हैं। कोई बच्चा लड़का था, वो बाइसिकल चला रहा था, सडनली उसके सामने ब्रेकर आया या फिर कोई ऑब्जेक्ट आया, उसने क्या किया, अपने ब्रेक को प्रेस किया। तो प्रेस करने पर क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। तो उस ऑब्जेक्ट या उस लड़के के द्वारा किया गया जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, उस लड़के के द्वारा जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब उसने ब्रेक नहीं लगाई, उससे पहले की जो वेलोसिटी थी, तो उस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में उसने जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की थी उसकी जो वैल्यू थी वो, और जैसे उसने ब्रेक लगाया उसके बाद की जो वेलोसिटी बनी उसके रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी बनी है उसकी वैल्यू को यदि हम नेट निकालें, माइनस करें, तो माइनस करने पर हमें पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। बात समझ में आया। तो हमें दो वेलोसिटी पता होगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट की नेट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकेंगे। ठीक है, नेट काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, इसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो वर्क होगा उसको हमने निकाल लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यदि मैं आपको डिराइव करने की सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊं तो आप बोलोगे यस सर दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे, देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पर एक और बात देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं। देखो इंटरनल एक्सटर्नल इट कैन बी, आप समझ सकते हो, लेकिन ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं ये और देख लीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पर मैं लिख देता हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये और देख लीजिए। तो यहां पर देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए पोजीशन पर था और v वेलोसिटी या फिर कुछ भी वेलोसिटी के बाद में उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और b पॉइंट पर आ गया। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया फोर्स होगा या फिर उस ऑब्जेक्ट का किया वर्क डन होगा, लेट सपोज मान लेते हैं यहां से लेकर उसने वर्क डन किया WA, ए से बी गया इस पाथ के थ्रू WA, फिर उसको हो गया इस पाथ से WB, कोई और भी पाथ हो सकता है, ऐसे घुमा करके अलग पाथ हो सकता है। तो बोलता है जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो ऊपर से जा रहा है, घूमकर जा रहा है, नीचे से जा रहा है, अंडरग्राउंड होकर जा रहा है, या फिर वो किसी पाथ की, इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के जो इनिशियल पॉइंट होते हैं और फाइनल पॉइंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ए और बी पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट की कंजर्वेटिव फोर्स में वो डिपेंड करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और पोजीशन, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जबकि नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, वो इन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन, लिखेंगे डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट पाथ, कि रास्ते में उसे क्या मिला, किस रास्ते से होकर जा रहा है, तो उस रास्ता उस मीडियम के ऊपर जो डिपेंड करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये मीडियम मान लीजिए, ठीक है। दूसरा और देख लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि वो ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया इस वाले रास्ते के, और एक रास्ता ये था, तो दो रास्ते उसने चूज किया। ऐसे कितने भी रास्ते हो सकते हैं, तो बोलता है चाहे किसी भी रास्ते से वो जाए तो वहां उसके द्वारा हर एक रास्ते में जो वर्क डन किया गया, जैसे कि इस वाले पाथ से गया तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो WA है, जो नीचे वाले रास्ते से गया है वो हमारा लेट्स सपोज मान लेते हैं WB है। तो बोलता है ये नेट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उसको पता है कि रास्ता चाहे कैसा भी उसके ऊपर डिपेंड तो करना नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉइंट हमारे क्या है वो फिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो वर्क डन होगा इज नॉट इक्वल टू, जो वर्क डन होगा अपर वाले पाथ से जो वर्क डन होगा
वो इट मे बी डिफर, ये डिफर कर सकता है। ये यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ इस पाथ में जो गया, क्योंकि रास्ते में यहाँ पर जो पाथ है वो अलग है और यहाँ पर जो पाथ है वो अलग है, इसीलिए यहाँ पर लिखा कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए कि इसमें जो होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स में जो होता है, जो वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक जो वर्क किया गया है, और बी से लेकर जो ए तक, यहां से लेकर यहां तक जो वर्क किया गया, देन बी से लेकर एक जो वर्क किया गया है, उन दोनों का सम जो होगा वो एक जीरो होगा। इट मींस ये एक साइक्लिक फॉर्म में होगा। इसमें होगा एक साइक्लिक फॉर्म में होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब यहां पर जो वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये मतलब साइक्लिक नहीं होगा, एक नॉन साइक्लिक है। समझ रहे हो? मतलब ये देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि ये पोजीशन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है और इस वाले फोर्स में, जबकि इसमें पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये मायने करेगा कि ये कौन सा रास्ते से चल के आ रहा है और ये मायने करेगा कि कौन से रास्ते से होके जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इनका जो साइक्लिक फॉर्म इसमें फॉलो नहीं करेगा और इसमें फॉलो करेगा। इसीलिए जो इसका जो नेट वर्क डन होगा वो जीरो के इक्वल होगा, जबकि इसमें जीरो नहीं होगा। ये होते हैं हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल के लिए कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ऐसे कौन से फोर्स हैं जो मतलब पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या होता है, F इक्वल्स टू के या फिर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 और m2 क्या बताते हैं, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन था ना, m1 m1 क्या था, मास था, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो मास था वो बता रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या है, ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे ही हम नॉन कंजर्वेटिव देखना चाहें तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा होगा कि रास्ता जितना रफ होगा फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी रफ सरफेस होगी उस जो फोर्स की वैल्यू है उस रफ सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कहां से चल के आ रहा है, कहां जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। बताइए कि जो आपने बताया है जो नेट वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस में होगा। प्रूफ बताइए कैसे किया आपने, तो उसको समझते हैं और प्रूफ इसका हम देखते हैं। देखो इसमें एक ही बात बोल रहा है कि जब भी हमसे न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछे, वर्क डन पूछे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है वहां पर तो ऑलरेडी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जहां पर आपको मास दिया होगा और वेलोसिटी दी होगी, जो छोटे से बच्चों का क्वेश्चन होते हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो बोलता क्या है उसको हम देख के चलते हैं। क्या बोलता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो बेसिकली वर्क के साथ स्टार्ट करते हैं उसको। वर्क क्या बोलता है, एज वी नो, हम लिखते हैं एज वी नो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम स्मॉल वर्क डन की बात करें तो स्मॉल वर्क डन मतलब dw इक्वल्स टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। और एज वी नो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहां से एक बात आपको मैं याद दिला देता हूं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली ये जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका स्केलर फॉर्म है। बेसिकली ये क्या है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए इसको हम
यदि डिराइव करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने देखा कि F इक्वल टू एम ए, मतलब इसका यूज हो रहा है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मतलब F इक्वल टू एम ए काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सेकंड लॉ भी हमें क्या बोलता है, F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमें बताता है। इसलिए ये जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो स्केलर फॉर्म में कौन बताता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गया है। तो ये वैल्यू हम यदि इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स की जगह मास इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। थोड़ा सा इसको मैं डी एक्स को डी वी की जगह ले आता हूँ और डी वी को डी एक्स की जगह ले जाता हूँ, तो ऐसा कुछ बनेगा, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, ये होती है वेलोसिटी। ये क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब हम देख पा रहे हैं कि जब हमें स्मॉल वर्क डन दिया हुआ है तो हम टोटल वर्क डन भी निकाल सकते हैं। और टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन हमारे पास है, मतलब हम क्या करें, इसका वर्क डन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास निकल के जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी विद dv, ठीक है। अब इसी को यहां पर हम देख पा रहे हैं, जो ये dv है वो किसका वेरिएबल है, वेलोसिटी का वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ पर जो मास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। वैसे भी हम देख पाते हैं कि जो मास होता है वो थोड़ा ना चेंज होता है, वो तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो W इक्वल्स टू मास v इंटू डी। अब ऑब्जेक्ट का हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, तो ए पर हमारे पास कुछ अलग वेलोसिटी होगी, उसको हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी दैट इज अ u, और बी पर आ रहा है दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो यही हमारे पास इस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स बन जाएंगी। लोअर लिमिट हमारी होगी वो होगी u, अपर लिमिट होगी हमारे पास v, ठीक है। और हम इसको यदि फर्दर सोल्व करना चाहें तो हम क्या समझते हैं कि यदि किसी भी वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको यूज करेंगे तो हमारे पास W इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1+1 स्क्वायर 1+1 2, ठीक है। इसको मैं यदि और सोल्व करूं तो हमारे पास आएगा W इक्वल्स टू मास, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। और इसको मैं आगे और लिखने की कोशिश करें तो हमारे को दिख पा रहा है कि हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ये हमारे पास वर्क डन बन गया है। और हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में, काफी सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें
कुछ भी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी, डेरिवेशन निकाल लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, और भी अच्छा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो वर्क एनर्जी है, मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि वर्क एनर्जी बेसिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही है। आप एनर्जी में डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने वर्क डन ही निकाल लिया। उस न्यूमेरिकल की पर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ये लेते हैं, काफी अच्छा, काफी पॉपुलर है। मान लेते हैं एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास बॉक्स है, और यहां पर किसी ने बुलेट से फायर कर दिया, गन से फायर कर दिया। तो बुलेट, ये हम मान लेते हैं ये बुलेट है, बुलेट समझते हैं ना, गोली, बुलेट, उससे फायर किया। मान लेते हैं इस जो फायर करने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है, दैट इज अ वी वेलोसिटी। और क्वेश्चन में दिया है जैसे ही इस बॉक्स में वो इंटरसेक्ट होती है, फिर बोल सकते हैं इस बॉक्स से वो स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर, इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी थी, इसकी जस्ट हाफ होती है 9 सेंटीमीटर के बाद में, जैसे बॉक्स में स्ट्राइक करती है। तो बताइए कि देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बुलेट when it comes in rest, जब ये रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने का मतलब ये, जैसे देखो ये सब काफी बड़ी बड़ी बात होती है कि रेस्ट दिया मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो आपको पोजीशन बतानी है, वो कितनी दूरी पर होगी आफ्टर दैट पोजीशन। ठीक है ना, इस पोजीशन की बात में। तो हम देख पा रहे हैं, लेट सपोज मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि 0 मतलब रेस्ट पे आ गया। और हमें पता है जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी, तो यहां पर स्ट्राइक करते टाइम पर यहां पर इस बॉक्स के पीछे जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी जिस वेलोसिटी से वो आ रही है। तो v वेलोसिटी से आ रही है, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी बुलेट की वो कितनी रहेगी, v रहेगी। यहाँ पर हमें दे रखी, यहाँ पर रेस्ट मतलब 0 हो गई। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमने समझ भी लिया है। अब देखिए हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस पोजीशन को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है क्या है कि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक सीधा सा स्ट्राइक करना, एक बहुत बात दिमाग में होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। काफी इजी है ये, आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, काफी सबसे इजी थ्योरम यही है। तो क्या बोलता है कि नेट वर्क डन जो होगा वो किसके होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। यही हमें याद रखना। तो हमें पता है वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ऐसा होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं वर्क डन पॉइंट एट पॉइंट, या फिर लिख देते हैं वर्क डन बिटवीन पॉइंट ए बी के बीच में जो वर्क डन होगा उसको हम देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर जो फोर्स है जैसे एंटर किया है तो वो तो हमारे पास F रहेगा। लेट्स सपोज मान देने देखा तो हम F मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 9 है।
अब ये हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फाइनल पॉइंट पर। ये क्या है? फाइनल पॉइंट पर। फाइनल पॉइंट ए बी के बीच में ये कौन सा है? ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल है। तो फाइनल पॉइंट पर हमारे पास हाफ मास हमें दे रखा, तो लेट्स सपोज मान लेते हैं बुलेट का मास क्या है? m है, और वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? हम बोल सकते हैं ये हमारे पास है v/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस अगेन एट इनिशियल पॉइंट पर मास तो वही सेम रहेगा m, और वेलोसिटी इसकी क्या है? v²। ऐसा है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे। f इंटू 9 हाफ m कॉमन लेते हैं तो उसके बाद v²/4 माइनस v² आएगा। और हम देख पा रहे हैं इसमें भी हम यदि v² कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा हाफ m माइनस का 3/4 v²। ऐसा होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ए से लेकर बी तक। ऐसे ही हम निकाल लेंगे वर्क डन बिटवीन बी सी, बी और सी के बीच में निकाल लेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास W इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर फोर्स तो सेम रहेगा, जैसे ही इस बॉक्स में एंटर करेगा उसका फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? लेट सपोज मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेस हमें दे देता है, उसको हम x मान लेते हैं। x काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर सी पर या फिर b पर? सी पर। तो हमारे पास कितनी होगी? हाफ बुलेट का मास m, वेलोसिटी 0 है, उसका स्क्वायर माइनस हाफ m। इनिशियल पॉइंट हमारे पास b है, इसका जो इस BC में इनिशियल पॉइंट b है और फाइनल c है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। हाफ m, ये 0 है तो 0 बन जाएगा ये, और ये माइनस का हाफ m v²/, इसको मल्टीप्लाई नहीं करें थोड़ा इजी रहेगा, और f इंटू एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यदि 1 और 2 को हम इक्वेट करें या फिर हम बोले डिवाइड करते, चलो सबसे अच्छा यही है, बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं? f इंटू 9 इक्वल टू हाफ m माइनस 3/4 v², ठीक है, अपॉन सेकेंड इक्वेशन f इंटू एक्स अपॉन हाफ m माइनस हाफ, ये तो हो गया, माइनस v² अपॉन 4 आएगा। ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और f से f कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया हाफ, ये v² न्यूमरेटर में था तो ये भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, नेट हमारे पास क्या बच गया? 9/x इक्वल टू, कुछ बचा ऊपर? नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 3/1। इसको हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 9/3 आएगा, जो 3 सेंटीमीटर आएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर आएगी। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिले और उस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाए? हाफ बन जाए, और हाफ बनने पर आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि कितने टाइम के बाद में, या फिर ऐसे बोले कितने डिस्टेंस के बाद में वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या फिर वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बुलेट रेस्ट पे आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? सीधा ही देख पा रहे हैं उसको हम इन्हीं जो हमारे पास शुरू में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है जस्ट उसका 1/3 इनिशियली डिस्टेंस का जस्ट 1/3 हो जाएगा, वही क्या होगा? उसका फाइनल डिस्टेंस होगा, ठीक है। फाइनल में फाइनल डिस्टेंस होगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन BC होगा,
इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं है, हाफ नहीं है, तो आपको ये मेथड काम में लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी थ्योरम है, ऐसे खूब सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये सबसे इजी थ्योरम थी, इसीलिए हम इसको यदि याद भी नहीं रहे, कई बच्चों के याद नहीं रहता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वर्क और एनर्जी, इसको देखो समझने को, वर्क और एनर्जी क्या है, दोनों सेम है, आपको बस याद रखना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और वैसे इतना बड़ा तो है भी नहीं, तो स्टेटमेंट भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना। थैंक यू।